हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 11th मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, अन्न योजना के बारे में, कि कितने बेनिफिशरीज को जा चुका है, कहाँ कहाँ जा चुका है, किन किन स्टेट्स में जा चुका है। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, हमें जाना होता है उन बेसिक्स पे कि व्हाट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और क्या क्या इसमें स्कीम्स हैं, कैश ट्रांसफर है या जो फूड ट्रांसफर्स होता है। तो उसके लिए आपको डिटेल सारी मिल जाएगी 6 जनवरी के लेक्चर में, उसको रेफर करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले भी दिया गया था, अब दोबारा दिया जा रहा है, तो इट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद पेज वन पे था सेंट्रल विस्ता के बारे में। उस पर उन्होंने कहा है कि रोक लगाइए क्योंकि इसके जो मजदूर वगैरह हैं वो दूर दूर एरिया से आ रहे हैं और वो अलाउड नहीं होना चाहिए कोरोना के टाइम पे। तो देखिए डेली टू डेली का न्यूज़ को आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक सेम डे का लेक्चर है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ही इस सेंट्रल विस्ता का हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी इसमें बिल्डिंग्स आती हैं, कौन कौन सी नहीं। तो जरा देख लीजिएगा, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले तो आपने ट्रिप्स वेवर देखना है, 28 अप्रैल का लेक्चर, कि ट्रिप्स वेवर क्या है, क्या दोहा डिक्लेरेशन है, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका डिमांड कर रहा है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं यूरोपियन नेशंस की और यूएस की। नो डाउट अब यूएस साथ दे रहा है, बट डेली टू डेली अपडेट हमें इसलिए नहीं करने क्योंकि जब वोटिंग होगी, जब पता चलेगा हमें कि क्या डिसीजन आया है क्या नहीं। थोड़ा सा इसमें ये आया था, ये अपने उन नोट्स में अपडेट कर लेना। दूसरा क्या है कि ट्रिप्स वाले जो आपने जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पे अपने आगे 4-5 पेजेस खाली छोड़िएगा क्योंकि ये अभी चल रहा है और ये इशू थोड़ा लंबा चलेगा। तो हमें डेली टू डेली इसके कुछ भी, अगर कोई भी एक पॉइंट या 2 लाइन्स या 4 लाइन्स अपडेट आ रही हैं, हमें उसको अपडेट करना होगा। तो जैसे इस बार आया था कि इसमें बहुत अच्छा आया हुआ है, ये 4 पॉइंट्स आप ऐड करिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए अर्जेंटली वो भी दिया हुआ है। थोड़ा सा उन्होंने अलग वे में दे रखा था, थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई किया, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक तो कहा है कि आईपीआर जो वेवर होगा उसमें इट विल नॉट एंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट इशू इन कंट्रीज सफरिंग द वर्स्ट। क्यों? इसमें फर्स्ट पॉइंट तो है, इसमें जो इश्यूज आएंगे वो क्या हैं कि एक तो ग्रांट ऑफ वेवर जो है उसको कंपनी होना चाहिए साथ साथ टेक ट्रांसफर के, ठीक है। क्योंकि जाकि जो डेवलपिंग कंट्रीज में जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बनाने का तरीका कैसे पता चलेगा ना उनको, चलो हम उनको इजाजत भी दे दें, आईपीआर वेवर हटा दें। अब उनको पता ही नहीं होगा कि मेडिसिन कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी। तो वो कह रहे हैं कि ग्रांट ऑफ वेवर के साथ साथ उनको टेक ट्रांसफर भी होना चाहिए ताकि उनको रेक्विसाइट ट्रेन पर्सनल मिले हैं, रॉ मटेरियल मिले, हाईटेक इक्विपमेंट्स मिले और उनको प्रोडक्शन का भी पता चले कि कैसे करनी है कैसे नहीं। सिर्फ वेवर से कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें यह भी देखना होगा कि कैसे जो वैक्सीन जो ये जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे वो सेफ्टी टेस्ट पास कर पाएंगी नहीं पाएगी, उनकी प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी होगी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा है कि अगर उनको इजाजत दे दी जाए, आईपीआर वेवर कर दिया जाए, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, चाहे रॉ मटेरियल्स की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा हमें, ताकि मेजर डिस्ट्रप्शंस को अवॉइड करा जा सके। फोर्थ उन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हमें अर्जेंटली एड्रेस करनी पड़ेगी ताकि वैक्सीन की शॉर्टफॉल को हम कंसिडर कर सकें। जैसे कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपना, अगर वैक्सीन स्टॉक पाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई है और अपने आदमियों को, अगर अपने सिटीजन्स को वो लोग दे चुके हैं, तो उनको अपनी डोमेस्टिक नीड पूरी करने के बाद जो बाकी का स्टॉक पाइल है उनको वो डेवलपिंग नेशंस को अफोर्डेबल प्राइस पे देना चाहिए। सिर्फ आईपीआर वेवर से कुछ नहीं होगा, ये पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा अपने मेंस में जब भी ट्रिप्स वेवर की बात हो। तो पहले जैसे मैंने आपको 28 अप्रैल लेक्चर में बताया है, पहले आपने प्रॉपर लिखना है कि क्या डब्ल्यूटीओ की डिक्लेरेशन है, फिर दोहा डिक्लेरेशन क्या है, ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, इंडिया साउथ अफ्रीका ने क्या डिमांड की है, यूरोपियन नेशंस ने क्या कहा है, उनको क्या ऑब्जेक्शंस हैं। उसके बाद हम उठाएंगे कि आईपीआर वेवर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें ये 4 पॉइंट्स करने पड़ेंगे। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि जो ये जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे वो सेफ है या नहीं है, इम्यूनोजेनिसिटी है या नहीं है, प्रोटेक्टिव है या नहीं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तीसरा हमें ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शंस तो नहीं आ रही हैं। फोर्थ हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, जो अर्जेंटली नीडेड है वो ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, और जब वो अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट कर दें तो बाकी के वो स्टॉक्स जो हैं वो डेवलपिंग नेशंस को, पुअर नेशंस को देना शुरू करें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जो अर्जेंटली स्टेप्स की ज़रूरत है वो यही है कि हम बनाएं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि देखिए, अगर आईपीआई वेवर हो गया, ज़्यादा मेजर्स से अच्छा है थोड़ा सा लेस पेनफुल मेजर्स आप ले लीजिए, जैसे कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने खुद से विलिंगली आप अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करिए।
जॉइंट वेंचर्स बनाइए, डेवलपिंग नेशंस में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर्स बनाइए। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट विद एस्ट्राजेनेका। तो आप कह सकते हैं कि ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन जो है एक्सपीडिशियसली बढ़े, एक तेजी से बढ़े, और हम मोर डोजेस दे चुके हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और जो ज़्यादा ज़रूरत में है, जैसे कि इस टाइम इंडिया ज़रूरत में है। ठीक है, तो स्टेप्स टू बी टेकन अर्जेंटली वो यही है कि आईपीआर वेवर की तरफ ना बढ़ते हुए इस टाइम देशों को ये सोचने की जरूरत है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मनाया जाए, कि ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी विलिंगली अपनी शेयर करें, जॉइंट वेंचर्स बनाए, ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़े। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में मत लिखिएगा, आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो उतनी ही अपने पास रखिए जितना आप लिख सकें। बहुत ज़्यादा हर चीज़ गेन करते जाएंगे, लिखने में बहुत परेशानी आएगी। मैंने 6 बार दिए, मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम आती है, कितना मैंने मैंने बहुत लोगों को देखा कितना प्रॉब्लमेटिक केओस क्रिएट हो जाता है जब वो लिखने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता इतना कुछ है कि लिखे कहाँ, और इसीलिए उनका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और जो उनका आंसर आता है लिखने के बाद, वो बहुत बुरा आता है। नो डाउट उनकी नॉलेज बहुत होती है, बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही उनके साथ इंटरव्यू में होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एडिटोरियल पे था थोड़ा इसराइल वाला जो दे रखा है, आप याद रखिएगा। तो अल अक्सा मॉस्क, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो जाता है, कहाँ है, जेरूसलेम में है। ये क्या है बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ है। जेरूसलेम में अल अक्सा मॉस्क है, वो इस्लाम के लिए थर्ड होलिएस्ट सिटी आफ्टर मक्का मदीना। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब ये रमदान शुरू हुआ और वो वहाँ पूजा करने, अपनी प्रार्थना करने आने लगे, तो वहाँ पे पुलिस ने, इजराइल की पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वैसे जेरूसलेम, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की, समझने की, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जेरूसलेम क्या है, इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का मेन इशू है। इसराइल ने वेस्टर्न पार्ट तो जब कब्जा कर ही लिया था 1948 के इस अरब इसराइल वॉर में, और ईस्टर्न हाफ जो बचा था उसका, मतलब एक वेस्ट पार्ट है, एक ईस्ट पार्ट है। वेस्ट तो कब्जा कर ही लिया था 1948 में, ईस्ट को भी उन्होंने जब 1967 का 6 डे वॉर हुआ था उसमें कब्जा कर लिया था। ठीक है, कई कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो नहीं मानती कि जेरूसलेम इज अ पार्ट ऑफ इसराइल। कुछ कंट्रीज मानती हैं, कुछ कंट्रीज अभी भी नहीं मानती हैं। इसमें हमें देखना क्या है कि 6 डे वॉर क्या है, यौम किपुर वॉर क्या है। इसके लिए आप 28 मार्च का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। फिर एक एडिटोरियल पे था, वो प्रॉपर नहीं दे रखा था, जिसमें इनकम इनइक्वालिटीज, हेल्थ, एक और आर्टिकल आपने देखा होगा सेकंड पेज पे एडिटोरियल पे था, थोड़ा सा हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए क्या होता है कि हमें जब आंसर लिखना होता है ना, तो हम ये नहीं है कि अगर हमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड पे आया तो हम एक का एक पूरा जो पे आंसर है वो सिर्फ एक ही इशू पे लिख दें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जो दोनों वो आर्टिकल्स थे, दे वर नॉट सो गुड कि हम उसको डिस्कस करें। इससे अच्छा हमने ऑलरेडी एक नोट्स बना रखे हैं, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन इनकम इनइक्वालिटी, या 27 जनवरी का लेक्चर रेफर करिए, बहुत ब्यूटीफुली थोड़ा सा दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। उसके बाद मेजर्स क्या चाहिए हमें, इसके लिए क्या मेजर्स हमें करने चाहिए, क्या राइट टू सैलरी और क्या सब कुछ होना चाहिए, ये हम 6 अप्रैल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। इसको एनालाइज जरूर करिएगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन क्या पड़ता है, ये हम 22 फरवरी के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, गर्ल्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे अपने नोट्स को बल्कि मत करिएगा। इतना दिया हुआ है मैंने आपको कि अगर आप लिख के आएंगे तो यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, मोर देन, मतलब आप टॉप स्कोरर्स में होंगे अगर आप लिख के आएंगे, जितना मैंने आपको बताया है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था वैक्सीन का, जिसमें वो वैक्सीन का क्रंच बता रहे हैं फिर कौन-कौन सी कंपनीज़ कैसे-कैसे बना रही हैं। अगर उसमें हमें क्या देखना है कि डीएनए वैक्सीन क्या होती है, हमने बेसिकली देखना है वैक्सीन वो कैसे करती हैं। उसके लिए डीएनए, आरएनए, ये सब का आप एक 29 जनवरी का लेक्चर है, उसको आप सुन सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद एक पेज 8 पे था समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन जो है वो क्या है, थोड़ा-सा इसका देख लीजिएगा। ये शिप्स लगाई गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं, 9 शिप्स डिप्लॉय की गई हैं फॉर द शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो हमें फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हमें दे रहे हैं हेल्प के टाइम पे। तो उसके लिए जो नेवी ने रिलीफ ऑपरेशन निकाला है, वो निकाला है समुद्र सेतु 2। तो याद रख लीजिएगा ताकि वहाँ से शिपमेंट्स में अराइव हो सके ये सारे प्रोडक्ट्स। तो उसलिए ये जो ऑपरेशन है उसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद एक फेथ कॉलम जो आपको पता आता है, फेथ कॉलम में द्वैत, अद्वैत वगैरह के बारे में दे रखा था, विशिष्ट अद्वैत के बारे में दे रखा था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पे हमेशा क्वेश्चन, मतलब 1-2 साल को छोड़ के आता ही आता है क्वेश्चन। तो आप 1 अप्रैल का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर आपको दिख जाएगा कि द्वैत कौन लेके आया था, अद्वैत कौन लेके आया था, विशिष्ट अद्वैत कौन लेके आया था, शिवा अद्वैत कौन लेके आया था, वो सब आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था ईरानी, सऊदी अरेबिया, यमन का कॉन्फ्लिक्ट,
अफ़गान गवर्नमेंट वर्सेस तालिबान, नेपाल के जो इश्यूज़ हैं, देखिए जो इस बार है उसको डेली टू डेली हमें अपडेट नहीं करना है। कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इनके जो क्रक्स इश्यूज़ हैं, सारे मेन इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज के दिन के आपके बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं सुनने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि अभी आपको ज़रूरत है कि उनको आप और डिटेल में अभी सुनें, क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एज़ ऑफ नाउ। बट अगर आपको सुनने का मन है और आप चाहते हैं कि आप ईरान, सऊदी अरब, यमन का जो क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कि कैसे यमन के जो हुती ट्रेबल्स है उनको ईरान सपोर्ट करता है, सऊदी अरब गवर्नमेंट के साथ है, और अफ़गान गवर्नमेंट का तालिबान का क्या चल रहा है, तालिबान कैसे वहाँ के रूरल एरियाज़ में कब्ज़ा कर चुका है, और तालिबान का यूएस के साथ क्या हुआ है, इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, नेपाल का क्या इश्यू चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको डिटेल में आपको बता देंगे। बट अभी एज़ ऑफ नाउ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अब डेली टू डेली अपडेट लें कि वहाँ क्या चल रहा है। कोई हमारा ऐसा कुछ यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी एक इश्यू पता होना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको लेक्चर की डिटेल बता देंगे कौन से डे का आप सुनना है। उसके बाद एक पाकिस्तान का दे रखा था एफएटीएफ, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, जी7। ये सब आपने अगर देखना है कि क्या है एफएटीएफ, कौन लेके आता है, जी7 क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, इनकी ब्लैक लिस्ट क्या है। एक्चुअल में नाम तो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट है ही नहीं। तो अगर आपने सारा सुनना है तो वो आप 3 जनवरी का लेक्चर रेफर कर सकते हैं 2021 का। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या पाकिस्तान कदम उठाएगा, जब उठा लेगा सब कुछ हो जाएगा, अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है तब हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जो भी अप्रिशिएट कर रहा है, जो भी कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, रियली थैंकफुल टू यू। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी आप तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, इस एनालिसिस पे ट्रस्ट करिए और अपना फुल इसको दीजिए, मतलब अपनी फुल कैपेबिलिटी से अपना इसके नोट्स बनाइए, ध्यान से सुनिए जो हम लेके आ रहे हैं, ध्यान से लिखिए, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। आपको हम गारंटी दे रहे हैं, आपको कहीं भी मतलब यू विल सेल थ्रू वेरी ईज़िली, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एज़ ऑफ ना, मतलब 2nd जनवरी के बाद तो मैं आपको करंट अफेयर्स की हम लोग गारंटी दे सकते हैं, कहीं भी आपको 0.01% भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।